हस्तशिल्प पीढ़ियों से चली आती वो परंपरा है जो कि हमारी स्थानीय कलाओं को सदैव जीवित रखती है। दर्शकों, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और गुजरात की, तो ये दोनों ही राज्य हस्तशिल्प को लेकर के पूरे विश्व पर अपना सदैव परचम लहराते आए हैं। दर्शकों नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं डॉक्टर शुभा मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय है छत्तीसगढ़ और गुजरात की हस्तकला, और आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है छत्तीसगढ़ के जाने माने पुरातत्वविद श्री प्रभात सिंह जी। सर नमस्कार, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ और गुजरात की हस्तकला, सर्वप्रथम हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहेंगे कि हस्तकला क्या होती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, हस्तशिल्प कला जी, जो हाथ से निर्मित हो, और हाथ से निर्माण जब किया जाता है तो उस निर्माण के दौरान जो परंपरागत संचित ज्ञान है, जो परंपरागत ज्ञान के सहारे और हम अपने हाथों की कुशलता से सौंदर्य बोध को समावेश करते हुए कोई ऐसी कृति बनाते हैं जी, जो अनुपम हो, सुंदर हो और साथ ही समाज उपयोगी हो, तो वो हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है। और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखें तो हस्तशिल्प की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। हस्तशिल्प के बहुत से आयाम हैं, जिसमें एक आयाम जो है चित्रांकन माना जाता है। और आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि न केवल भारत में, छत्तीसगढ़ में भी हजारों वर्ष पुराने आदि मानव के जो शरण स्थली रहे हैं, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, वहाँ पे शैल चित्र मिलते हैं। तो कला की अभिव्यक्ति का जो प्रयास है वो आदिम युग से ही प्रारंभ हो गया था, और जैसे जैसे समय बीतता गया यह कला और परिष्कृत होते चली गई। तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आज पर्यंत हस्तशिल्प कला के न केवल उसका विस्तार हुआ, परिष्करण हुआ, बल्कि उसके आयामों में भी काफ़ी विविधता आई। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगर हस्तशिल्प कला को देखते हैं तो ये न केवल उन कलाकारों के, उन शिल्पियों के जीविकोपार्जन का माध्यम रही है, बल्कि यह उनकी अपनी एक सामाजिक सांस्कृतिक जो पहचान है उसको भी अभिव्यक्त करने का माध्यम रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर, जैसा हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक अपना अलग ही आयाम बनाया हुआ है। सर्वप्रथम आपसे हम पुनः ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की विशेष जो हस्तशिल्प है उसके विषय में बताइएगा। छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जी चर्चा होती है, एक तो ढोकरा शिल्प की होती है, लौह कला की होती है, इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, और प्रायः हर जगह आपको इनके स्वरूप देखने को मिलेंगे, चाहे वो लोगों के ड्राइंग रूम हो, चाहे आप किसी शॉप में जाएं, सभी जगह मिलते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा जो थोड़े कम चर्चित हैं लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें मृदा कला आता है, टेराकोटा से, फिर कास्ट कला आता है। छत्तीसगढ़ में एक बंसोड़ आदिवासी समुदाय होते हैं या कमार होते हैं, वो बांस से भी बहुत सुंदर कलाकृतियाँ तैयार करते हैं, तो बांस कला है। इसके अलावा आप देखेंगे जनजातीय समुदाय में उनके अपने जो इथनिक ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, उनको भी बनाने में काफ़ी सिद्धहस्तता होती है उन समुदायों को, तो वो आभूषण बनाने की भी जो कला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर ये हमारे एक दैनिक जीवन से भी हस्तकला की चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है, और दैनिक जीवन में भी हम लगातार इसका प्रयोग करते ही रहते हैं। जी, सर, हमने बात की अभी छत्तीसगढ़ के हस्तकला के विषय में, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात की कौन कौन सी विशेष हस्तकलाएं हैं। गुजरात तो देखिए, हम जब इतिहास में थोड़ा पीछे जाके देखते हैं तो जो सैंधव घाटी से सभ्यता से संबंधित जो पुराने स्थल हैं, आप देखेंगे कि गुजरात में बहुतायत में मिलते हैं। तो बहुत पुराने समय से ही, चूँकि गुजरात हमारा समुद्र के किनारे है और सामुद्रिक व्यापार से जुड़ा हुआ था, तो निसंदेह जहाँ व्यापार फलता फूलता है वहाँ समृद्धि भी होती है। और इस व्यापार में और उसकी गुजरात की समृद्धि में आप देखेंगे कि प्राचीन काल से हस्तशिल्प कलाओं का बहुत योगदान रहा है, जिसमें पटोली, बांधनी और बहुत सारी
हस्तशिल्प कलाएं हैं। और गुजरात के साथ एक ख़ास बात यह है कि वहाँ की जो परंपरागत हस्तशिल्प कलाएं हैं उसको गुजरात के परंपरागत तकनीक के ने आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार ढाल लिया जी। और यही कारण है कि गुजरात की जो हस्तशिल्प कलाएं हैं उनको काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार मिला और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाज़ारों में भी उनकी पहुंच बनी। जी। आज हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे गुजरात की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों ही राज्य जो हैं आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे हस्तकला के क्षेत्र में एक अलग ही अपनी पहचान रखते हैं। सर, हम बात करते हैं हमारे बस्तर की, बहुत से यहाँ पे हस्तकलाएं देखने को मिलती है, लेकिन एक जो आयरन आर्ट जिसे लॉ आर्ट भी हम कह सकते हैं, उसके विषय में हम चाहेंगे सर कि लॉ कला के विषय में हमारे दर्शकों को बताइएगा। निसंदेह, चूँकि बस्तर हमारा जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और आप देखेंगे कि जो आदिवासी समुदाय हैं वो अपने आवश्यकता की चीज़ें स्वयं ही तैयार करते हैं, चाहे वो दैनिक उपयोग की चीज़ें हों या सजावटी हों, चाहे उनके आभूषण ही क्यों ना हों। और ख़ास करके आप बस्तर में अगर एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम में जाके देखें तो जितने भी इथनिक ग्रुप हैं उनके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं, उनके गृहोपयोगी सामान, वो सभी के सभी हस्तशिल्प के ही उदाहरण हैं। खास तौर पे जो चर्चा की जाती है वो ढोकरा शिल्प और लौह शिल्प की। आपने लौह शिल्प के विषय में पूछा है तो बस्तर में रहने वाले गोंड और मुरिया समुदाय के बहुत से जो आदिवासी जन हैं वो इस कला में बहुत सिद्धहस्त हैं। और आप ये भी जानते हैं कि बस्तर में जो बेला डीला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ आयरन ओर की माइनिंग होती है, पुराने समय से ही वहाँ खूब लौह अयस्क की बहुतायत रही है। तो कहीं न कहीं कच्ची सामग्री की उपलब्धता और जो मानवीय कौशल है ये दोनों मिल कर के उस कला के आयाम को, हस्तशिल्प के आयाम को एक नया आकार और विस्तार देती है। बस्तर के लौह शिल्प के संदर्भ में ये बात बहुत सही लगती है। और इसमें बस्तर की लौह शिल्प की खास बात ये है कि उसमें लोहे जैसे कठोर सामग्री में जो चीज़ें वो बना करके सामने लाते हैं वो जीवंत हो जाता है, उसमें प्राण फूंक दिया जाता है। और उनके जो विषय होते हैं वो उनके देवी देवताओं की आकृतियाँ होती हैं। उनके उस परिवेश और वातावरण में पाए जाने वाले फ्लोरा फौना, चाहे वो वनस्पति हो, जीव जंतु हो, उनका वो अंकन करते हैं। और कई बार वो अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उनके सामाजिक जो आचार विचार हैं उनको, उनकी भी अभिव्यक्ति वो उस कला शिल्प में करते हैं। तो ये उस समुदाय की अपनी जो पहचान है उसकी तो अभिव्यक्ति होती ही है और उसके माध्यम से वो इन शिल्प कला के विविध आयामों को एक नए समाज के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। उसके माध्यम से वो अपने आजीविका और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जी, कहीं ना कहीं सर आपकी बातों से एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि जब हम किसी भी कार्य की अगर शुरुआत करते हैं हस्तकला के क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं उससे हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता चला जाता है, जिससे ही हम क्योंकि जब तक भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाएंगे हम उन्हें सजीव रूप में नहीं ला पाएंगे। सर, जैसा कि हमारा छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो जो प्राचीन एक अगर हम शिल्प कहें तो गोधना शिल्प, जिसे आज फैशन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक जो है प्रयोग किया जा रहा है, इसके विषय में सर हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, गोधना जो आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में टैटू आर्ट के रूप में देखा जाता है, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है इस कला की। और एग्जैक्टली इसकी शुरुआत कब हुई ये कहना बड़ा मुश्किल है। शुरुआत में एक सामाजिक पहचान या टोटेम के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखें तो बहुत से आदिवासी समुदाय में, जनजातीय समुदाय में ये कला जो है विशेष रूप से धारण की हुई है। और साथ में छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा रामनामी समुदाय के बारे में, जिन्होंने अपने पूरे शरीर पे जो है राम नाम का गोदना जो है वो गुदवाते हैं। तो गोदना कला जो है वो न केवल एक आर्ट फॉर्म है बल्कि वो जीवन जीने का एक सलीका है। वो एक विचार की अभिव्यक्ति है जिसके साथ जो है वो समुदाय आत्मसात
करता है। और साथ में वो मतलब सौंदर्य के साथ उनका जो सामाजिक चिंतन है उन दोनों को वो जोड़ देता है गोदना कला। बिल्कुल सर। सर अगर हम युवाओं को लेते हैं तो अगर इस क्षेत्र में युवा आगे आना चाहे तो किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होता है और प्रशिक्षण के क्या जो आयाम हैं, और इसके साथ साथ यदि वो प्रशिक्षण लेना चाहे तो कोई भी एक कला को सीखने के लिए लगभग कितना समय हमें लग सकता है? देखिए, ये दो बातों पे निर्भर करता है किसी भी हस्तशिल्प कला को सीखने के लिए। एक तो कि वो कौन सी हस्तकला को सीखना चाहते हैं, और दूसरा कि जो सीखने वाला व्यक्ति है उनकी अपनी क्षमता और ललक कितनी है। आप आमतौर पे देखेंगे कि इस प्रकार की जो हस्तशिल्प कलाएं हैं इनके लिए अलग से कोई स्कूल नहीं होता, कोई विद्यालय नहीं होता, और इसके जो कला गुरु होते हैं, जो उस विधा के जानकार होते हैं, जो उसमें निष्णात या पारंगत होते हैं, उनके साथ जुड़ करके उनके शिष्य के रूप में गुरु शिष्य परंपरा में रह करके ही उसको सीखा जाता है। आमतौर पे देखें तो जो जितने भी प्रकार की हस्तकलाएं हैं उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण या उस कला की आधारभूत समझ विकसित करने के लिए 6 महीने से साल भर का समय लगता है। ये कम भी हो सकता है अगर सीखने वाले की जो सीखने की प्रवृत्ति है वो अधिक तीव्र हो। और इस प्रकार के प्रशिक्षण जो हैं वो शासन स्तर पे भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन में संस्कृति विभाग के द्वारा अलग अलग विधाओं में कला विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। और अभी प्रतिवर्ष जो सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा आकार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष अभी 25 मई से प्रारंभ हो रहा है। तो ये करीब 15 दिन का प्रशिक्षण शिविर होता है, जिसमें कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, कॉलेज का विद्यार्थी हो, या कोई गृहिणी भी क्यों ना हो, तो उन सब को जिनमें सीखने की ललक है, किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में, किसी हैंडक्राफ्ट में उनकी रुचि है, तो उनको उस विधा में वहाँ पे जुड़ करके सीखने का एक अवसर उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि 15 दिवस का अवसर बहुत पर्याप्त नहीं होता किसी भी कला में सिद्धहस्त बनने के लिए, लेकिन ये आकार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग हैं या विद्यार्थी हैं उनके अंदर जो सीखने की ललक है, किसी विधा के प्रति जो आकर्षण है, उसको हम स्फुरित कर दें। तो एक बार अगर वो ललक जागृत हो गई तो बाकी स्वतः स्फुरण से वो अपना स्वयं गुरु का चुनाव करके आगे उस अभ्यास को सतत जारी रख करके उसमें धीरे धीरे वो निष्णात हो जाते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं जैसे हमने ये आकार प्रशिक्षण के विषय में चर्चा की, और जब यहाँ 5 वर्ष से लेकर के जो है, क्योंकि आयु की सीमा वहाँ पे रखी नहीं जाती है, हर वर्ग के जो है युवा से लेकर के अगर हम सभी की बात करें तो हर वर्ग के महिला पुरुष सभी वहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। इसमें एक प्रश्न ये निकल के आता है सर कि जब वो सीख लेते हैं तो उनमें रोजगार के अवसर जो हैं वो किस प्रकार से वो ला सकते हैं? देखिए, हस्तशिल्प कलाओं को ही प्रमोट करने के लिए राज्य शासन में कई विभाग हैं, खादी ग्राम उद्योग हैं, या जो दूसरे हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार विपणन केंद्र उपलब्ध कराते हैं या उनकी सहायता करते हैं। ऐसे केंद्रों की जो इस प्रकार के रोजगार सृजन में कार्यरत हैं, ऐसी संस्थाएं या एनजीओस, उनकी मदद करती हैं सरकारें। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा योजनाएं संचालित होती हैं। एक तो उनका सहारा लिया जा सकता है, और इसमें जो एक सबसे बड़ा पहलू है कि अगर उस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में कोई नवाचार करना चाहता है, तो आजकल देखिए हम जिस डिजिटल एज में रह रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ई कॉमर्स में बहुत सारी संभावनाएं हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जो कला उत्पाद हैं उनको खुद भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल आउट कर सकता है। तो आज बहुत संभावनाएं हैं कि रोजगार के लिए, खास करके स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं हस्तकलाएं स्वावलंबन के लिए।
जी बिल्कुल सर। सर, छत्तीसगढ़ और गुजरात के ऐसे कोई विशेष शिल्पकार जिनके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और गुजरात को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है? जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो दो नाम तुरंत मेरे जेहन में आ रहे हैं जी। जो बस्तर क्षेत्र के ही हैं, श्री पंडीराम मंडावी जी और श्री अजय मंडावी जी। और आप दोनों ही जो हैं वो काष्ठ शिल्प कला के क्षेत्र के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं और आप दोनों को उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अजय मंडावी जी के बारे में बताएं तो एक खास बात यह है कि उन्होंने न केवल उसको रोजगार सृजन का माध्यम बनाया, उसके माध्यम से काष्ठ शिल्प में नवाचार को लाया, बल्कि उस काष्ठ शिल्प कला के माध्यम से जो जेल में बंद कैदी थे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने उस कला के माध्यम से उनको अवसर दिया। तो जेल में बंद कैदियों के पुनरुद्धार के लिए इस हस्तशिल्प कला का जो उपयोग किया उन्होंने, ये एक बहुत व्यापक उसका महत्व दर्शाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि गुजरात में पटोली बांधनी और जो ब्लॉक प्रिंटिंग की जो कला रूप हैं, उसमें खत्री ब्रदर्स हैं जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्रदान किया और उन्हें भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। और चाहे वो छत्तीसगढ़ की काष्ठ कला हो, ढोकरा शिल्प हो या लौह कला हो, या गुजरात का आपका अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग जो खास करके कच्छ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये दोनों ही ऐसे प्रदेश के कला विधाएं हैं जिन्होंने राज्य और देश के बाहर सीमाओं को लांघ करके एक वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, गुजरात के जितने भी हमारे शिल्पकार हैं, उन्होंने हस्तशिल्प के माध्यम से हमें एक नई पहचान जो है विश्व स्तर पर दिलाई है। सर, ये जो हमारे हस्तलिखित पांडुलिपि होते हैं, क्या उन्हें भी हम एक शिल्प का ही उदाहरण मान सकते हैं? बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स उसमें केवल लेखन नहीं होता है, लेखन के साथ में सुलेख तो होता ही है, उसके साथ में उसमें चित्रांकन भी होता है। बहुत सी पांडुलिपियों में जो कथानक हैं या अलग अलग जो विषय वस्तु हैं, खास करके हमारे परंपरागत ज्ञान के, उनके संबंध में जो लेखन के साथ साथ उससे संबंध विषय वस्तु का चित्रांकन भी किया जाता है। तो चूँकि इसमें चित्रांकन और सुलेख दोनों सम्मिलित हैं और इसमें कहीं न कहीं परंपरागत ज्ञान का आधार और हाथ की दक्षता दोनों इन्वॉल्व हो रही है, तो ये निश्चित रूप से हस्तशिल्प कला में रखी जा सकती है। और पांडुलिपियों का विशेष महत्व ये भी है कि आज से 70-75 साल पहले जब हमारे यहाँ टाइपिंग मशीन नहीं होते थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं होते थे, तो उस ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे उनके पास जो अपना संचित ज्ञान था, उस चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ज्योतिष के क्षेत्र में हो, गणित, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, कर्मकांड, पूजा पद्धति, यहाँ तक कि जादू टोना, इन सारे विषयों का समावेश करके वो लेखन करते थे। अलग अलग ग्रंथों की रचना होती थी, कागज पे होती थी, ताड़पत्र पे होती थी, भोजपत्र पे होती थी, कई बार धातु का भी सहारा लिया जाता था। तो उस पे जो उन्होंने अपने संचित परंपरागत ज्ञान को अंकित किया है, वो आज जब हम डिजिटल युग में आ गए हैं, तो आज उस प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये पांडुलिपियाँ समय के साथ नष्ट होती हैं, इसीलिए अभी भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ज्ञान भारतम अभियान चालू किया है। पूरे देश में ये अभियान चल रहा है और भारत सरकार का जो केंद्र है ज्ञान भारतम केंद्र, उसके साथ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ करके पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी तक ज्ञान भारतम पोर्टल पे 77 लाख से अधिक पांडुलिपियां जो है उनका सर्वे हुआ है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11,100 से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे जो है ज्ञान भारतम पोर्टल पे दर्ज किया जा चुका है। तो ये
आने वाली पीढ़ियों के लिए वो जो पुरातन ज्ञान परंपरा है उसको संरक्षित, सुरक्षित और उनको उपलब्ध कराने के लिए ही उद्देश्य से ये ज्ञान भारतम का कार्यक्रम चल रहा है। जी सर, जैसे हमारा आज का विषय है छत्तीसगढ़ और गुजरात की हस्तकला। हमने छत्तीसगढ़ और गुजरात की हस्तकला के विषय में चर्चा की और वर्तमान संबंधों के विषय में चर्चा की। कहीं ना कहीं ये जो जुड़ाव है छत्तीसगढ़ और गुजरात की हस्तकला का, ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ और गुजरात के जो प्राचीन संबंध हैं हस्तकला शिल्पकला को लेकर के, ये किस तरह से रहे सर? देखिए, सांस्कृतिक संबंध को विकसित होने में बहुत लंबा समय लगता है और गुजरात और छत्तीसगढ़ के प्राचीन संबंधों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत से स्थानों पे उत्खनन हुए हैं जी। खास करके सिरपुर की अगर आप चर्चा करें तो सिरपुर की खुदाई में एक टेराकोटा सीलिंग मिली थी। उस टेराकोटा सीलिंग में बंदरे मुबारक सूरत लिखा हुआ है। तो हाँ, बंदरे मुबारक सूरत, सूरत जगह का उल्लेख आ रहा है और सूरत के बंदरगाह का उल्लेख आ रहा है। तो ये जो टेराकोटा सीलिंग्स होती थी, ये सूरत से छत्तीसगढ़ कैसे आई, ये गौर करने वाली बात है। तो प्राचीन समय में गुजरात के साथ ये सीलिंग हमको ये प्रमाण देती है कि प्राचीन काल में, जिस काल की हम बात कर रहे हैं वो 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास का, आज से हजारों साल पहले, तो उस समय गुजरात का छत्तीसगढ़ के साथ थल मार्ग से व्यापार होता था जी। और हम इस तरफ पश्चिम में गुजरात के साथ समुद्र मार्ग से जुड़ते थे और पूर्व में हम इधर पुरी के साथ उड़ीसा में जो है समुद्र मार्ग से जुड़ते थे। तो ये दो पूर्व और पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े उड़ीसा और गुजरात, दो ऐसे राज्य थे जिनके साथ हमारा व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रहा और इनके माध्यम से फिर हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ होने वाले उस व्यापक ट्रेड रूट के साथ कनेक्ट हो जाते थे। एक तो ये उदाहरण मिलता है। दूसरा, सिरपुर में बहुत से प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्र मिले हैं। उसी में आप देखेंगे कि कई मंदिरों के जो स्तंभ होते हैं बहुत अंदर सुंदर अलंकृत, उसमें एक यात्री लेख, पुराने ज़माने में तीर्थाटन होता था, आजकल जैसे पर्यटन होता है, वैसे पहले तीर्थाटन किया जाता था, देशाटन किया जाता था। तो तीर्थयात्री या सार्थवाह जो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के उद्देश्य से या धार्मिक स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से जाते थे, तो वो भी कहीं न कहीं अपना नाम किसी जगह पे अंकित करते थे। आज भी लोग करते हैं, जाकर के वहाँ अपना नाम लिख करके आते हैं। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। तो वहाँ पे सुरंग टीला मंदिर जो है सिरपुर का, उसमें एक स्तंभ पे विट्ठल नाम अंकित है। तो आप नाम से ही अंदाज़ा लगा लीजिए ये नाम छत्तीसगढ़ में कॉमन नहीं है। तो निसंदेह उस समय गुजरात से लोग यहाँ आते थे, छत्तीसगढ़ से लोग गुजरात जाते थे और एक जगह के लोग दूसरी जगह में अपनी स्मृतियों को संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के प्रयास करते थे। तो ये हमारा गुजरात के साथ सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है। एक और चीज़ आपको ध्यान दिलाऊं कि छत्तीसगढ़ में चंपारण है जो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली मानी जाती है और जो विट्ठल संप्रदाय हैं उनका एक प्रमुख केंद्र है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि गुजरात के बहुत से उस संप्रदाय को मानने वाले लोग आते हैं, प्रतिवर्ष यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। तो ये जो केंद्र है वो भी हमारे गुजरात के साथ संबंधों को अभिव्यक्त करता है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाऊं कि गुजरात की बात हो और गांधी जी को याद न करें तो अच्छी बात नहीं है। और गांधी जी का तो पूरे विश्व पे प्रभाव रहा है, भारत पे तो विशेष रूप से रहा है। खास करके स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो जिस समय आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं था। यहाँ पर भी लगातार संघर्ष हो रहे थे और वो संघर्ष गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर हो रहे थे। और आपने धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह का नाम सुना होगा जो गांधी जी की प्रेरणा से ही सफल हुआ। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई जगहों पे जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे उस पे भी गांधी जी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। और इसीलिए उस दौरान
1933 में गांधी जी का छत्तीसगढ़ में भी आगमन हुआ था। गांधी जी ने जो 3 बातें कही हैं वो पूरे दुनिया के लिए अनुकरणीय बनी। 3 बंदरों वाली बात, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रायपुर में जो महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय है वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, 3 बंदरों की मूर्तियाँ हैं, और उन बंदरों को उसी भाव भंगिमा में दिखाया गया है। बुरा मत देखो, बंदर का मुंह जो है, हाथ जो है मुंह पे है, बुरा मत सुनो उसके कानों पे है, और बुरा मत देखो आँखों को ढके हुए। तो गांधी जी ने जो 3 नैतिक शिक्षाएं दी, ये नैतिक शिक्षाएं बहुत पहले से चली आ रही हैं। जातक कथाओं में, पंचतंत्र की कहानियों में, पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिक शिक्षाओं को देने का प्रचलन रहा है। और यही चीज़ हम देखते हैं कि ये 3 बंदरों की मूर्तियां जो हैं वो 16वीं 17वीं शताब्दी के हैं, और गांधी जी यहाँ 1933 में आए थे। तब तक हमारा संग्रहालय भी बन चुका था। तो हमारे पास हालांकि ये अभिलिखित प्रमाण नहीं है कि गांधी जी ने उस संग्रहालय का विज़िट किया था कि नहीं किया था, लेकिन गांधी जी की जो 3 बंदरों की जो शिक्षाएं हैं वो मूर्त रूप में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। जी दर्शकों, आज का हमारा विषय था छत्तीसगढ़ और गुजरात की हस्तकला, और आज हमारे साथ जाने माने हमारे पुरातत्वविद श्री प्रभात सिंह जी हमारे साथ उपस्थित रहे। सर, आपका पुनः हृदय से आभार आज के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु और अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने हेतु आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।